Good morning everyone. I am Dr. Rekha Rathi, Ayurvedic fertility and पंचकर्मा कंसल्टेंट मोर देन 14 ईयर्स। जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो टॉपिक है दैट इज़ इनफर्टिलिटी। तो इस वेरी कॉमन वर्ड जो आपने अभी बहुत सुना होगा आपने आसपास में भी, अगर आप फीमेल्स हैं इस एज ग्रुप में हैं 30 to 40 ईयर्स के बीच में, तो इनफर्टिलिटी इज़ वेरी कॉमन नेम। तो इनफर्टिलिटी होता क्या है? इनफर्टिलिटी बेसिकली एक टर्म है जिसमें आप जो बेबी के लिए प्लान करते हैं और वो इंटरकोर्स जो है आपका वो विदाउट प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद भी 1 ईयर तक आप कंसीव नहीं कर पाते और दैट वाज अ रेगुलर पीरियड जिसमें आप दोनों मेल एंड फीमेल पार्टनर साथ में भी रहते हैं और रेगुलर इंटरकोर्स होता है। उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो आता है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी भी 2 टाइप से होती है। एक इनफर्टिलिटी होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स कि आपने कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो एक बार भी आप कंसीव नहीं हुई है फीमेल, उसमें कभी भी जो भी हमारा एक यूरिन टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं शो हुआ है, तो दैट इज़ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक बार जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है और वो किसी तरह से या तो मिसकैरेज हो गया है या फिर उसके पास बेबी है फर्स्ट बेबी, लेकिन वो जो सेकेंडरी प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी प्रेगनेंसी में उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कंसीव नहीं हो रहा है। तो 2 तरीके से इनफर्टिलिटी को कंसिडर किया जाता है। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, तो जो हम स्टेप बाय स्टेप करके अभी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो एक तो आप अगर अपने बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी पड़ती है जो कॉजेज़ भी हैं। तो सबसे पहले आपको जो फीमेल है उसको ध्यान रखना चाहिए अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ध्यान रखना है कि वो कितने इंटरवल पे आ रही है, वो रेगुलर आ रही है कि नहीं आ रही है, कितने डेज उसका जो ब्लीडिंग है वो कितने डेज तक आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत कई मंथ के इंटरवल पे आ रहा है। तो नॉर्मल एक जो हम एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज़ की कंसिडर कर 28 to 30 डेज़ की। लेकिन कई बार क्या होता है कि फीमेल्स की जो साइकिल है 34 हो सकती है, 36 होती है, लेकिन वो रेगुलर होती है, रेगुलर साइकिल होती है। ऐसा नहीं होता है कि इस टाइम पे 28 डेज़ की साइकिल होगी, नेक्स्ट टाइम पे 40 डेज़ की साइकिल हो रही है। वो रेगुलर साइकिल होती है। अगर 32 डेज़ है तो रेगुलर 32, 33, 1-2 डेज़ तो अप डाउन होता है, बट दैट इज़ ए रेगुलर। और ब्लीडिंग जो है वो भी आपकी एक सफिशेंट अमाउंट में रहती है और बार बार मतलब कि उसमें कुछ और इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये आपको खुद से ऑब्ज़र्व करना है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, आपके मंथली जो पीरियड्स है वो किस तरीके से साइकिल आ रही है। अगर उसमें साइकिल में आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो वी कंसल्ट द डॉक्टर। और लेकिन उसको फर्स्ट स्टेप पे सबसे पहले आपको यही ऑब्ज़र्व करना है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्ज़र्व ये होता है कि हम बोल देते हैं कि इनफर्टिलिटी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फीमेल और मेल पार्टनर है वो साथ में ही नहीं होते, वो मंथ में या फिर 2 मंथ्स में एक साथ में आते हैं और उनका जो रेगुलर इंटरकॉर्स है वो नहीं हो पाता। तो जब आप बेबी के लिए प्लान करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का जो इंटरकॉर्स है वो रेगुलर रहे, 2-3 डेज़ के बीच में रहे। इट्स नॉट वेट कि हम जब हमारा ओवुलेशन होगा तभी हम इंटरकॉर्स करते, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेसफुल होता है और स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी बार फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, अब वुमेन्स जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो ये ऑब्जर्व करना है कि साथ में ही जब आप कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं तो मेल और फीमेल पार्टनर साथ में भी रहना चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है ओवुलेशन। मीन्स अगर आप साथ में भी हो और आप ये सारे साइकिल्स भी आपके नॉर्मल है तो ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन होता है बेसिकली जो फीमेल्स की 4 पार्ट्स है जो मेन है, सर्विक्स होता है एंड यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और लास्ट ओवरीज आते हैं। तो ओवरीज होते हैं वहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स से की जो मैच्योर होते हैं वहाँ से ओवम निकलता है। और ओवुलेशन जो एक पीरियड है वो आफ्टर 14 डेज़ आपके पीरियड्स के होता है। अगर माने जैसे अगर आप मानते हैं आपका साइकिल एक 28 डेज़ का है, अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो उसको -14 करेंगे तो 14 डेज़ है ना। तो जो भी आपका साइकिल जितने दिन का आपका साइकिल है उसे -14 कर देंगे तो आपका एक ओवुलेशन जो डे है वो आपका निकल जाएगा, डाउन 1-2 दिन का आप ले सकते हैं। तो अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल हो तो -14 हुआ। अगर मीन्स अगर आप किसी फीमेल का जो साइकिल है वो 32 डेज़ का है तो 32 - 14 तो कितना आ गया 18।
तो 18 डेज़ पे उसका ओवुलेशन होता है। तो आपका ये अपना ओवुलेशन जो पीरियड है वो आप खुद से ही नोट करके रखना है। और दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जब ओवम रिलीज़ होता है तभी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। तो वो ओवुलेशन जो आपका पीरियड है उस डे पे आप उसको नोट करके रखें। अब कई बार क्या होता है कि ओवुलेशन होता ही नहीं है, तो बहुत सारे उसके भी कॉजेज़ हैं, जैसे कुछ अब फीमेल्स में आप देखेंगे कि डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पीसीओडी है। पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में नॉर्मली फीमेल्स में मेंसेस की जो साइकिल है वो लंबी हो जाती है, अमीनोरिया हो जाता है 3 डेज़ 4 मंथ्स 3 मंथ्स, उसके बाद भी पीरियड्स आते हैं, उनका वेट गेन होना शुरू करते हैं। वो सेकेंडरी है, बट उसमें सिर्फ हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो होता है, उसमें ओवुलेशन होता ही नहीं है ना। तो उस कंडीशन को फिर हमें अलग से ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जो कि मेजर कॉज है। अभी तो अगर आप फीमेल्स देखते हैं तो मोस्टली फीमेल्स जो एक एज ग्रुप है, दिस इज़ बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ही है। और इसको बहुत इजीली हम अगर अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो इम्प्रूव हो जाए, बट स्टिल इसको भी कॉज लिया जाता है इनफर्टिलिटी का, पीसीओडी का। अब तीसरा जो कॉजेज़ है, दैट इज़ फोर्थ जो कॉज होता है, दैट इज़ ओवेरियन जो फॉलिकल होता है, एफएसएच, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा लो साइड में है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो हम कब नोट करते हैं, तो ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशंस का जो पार्ट होता है, ये पीरियड्स के 2 से 5 डेज़ के बीच में इसको एफएसएच को नोट किया जाता है, जो ब्लड टेस्ट में हमारा नोट होता है। तो ये भी अगर आपका ये सारे ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं वो सब सही आ रहे हैं, तो फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे, कि इन्वेस्टिगेशंस में भी कि क्या हो रहा है। अगर हमारा एफएसएच लेवल जो है वो भी लो जा रहा है तो भी हमारा इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ बढ़ जाते हैं। अब अगर पीसीओडी है, पीसीओडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स नोट किए जाते हैं कि अगर हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं, जब पीसीओडी अगर बहुत बार सुनता है कि पीसीओडी हो गया है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर कुछ टेस्ट की एक लंबी लिस्ट होती है। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एलएच को नोट किया जाता है। ईएमएच जो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फीमेल्स का अगर हम देखते हैं तो एंटी मुलेरियन जो हार्मोन्स की जो एक नॉर्मल रेंज होती है फर्टिलिटी के लिए, वो होती है 2 to 4 nm/ml। तो इतना अगर है तो आप इजीली फर्टाइल हो सकते हैं, इजीली मतलब फर्टिलिटी जो रेट है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। पीसीओडी में क्या होता है, एएमएच लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम ओवरी में, क्योंकि वो रैप्चर नहीं हो रहे हैं, ओवम में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो जो एएमएच जो वैल्यू है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर एएमएच लेवल ज़्यादा होता है तो फर्टाइल होने के चांस रहते हैं कंपैरेटिवली जब एएमएच लेवल डाउन होता है ना। तो डाउन होने के भी कारण है, अगर एएमएच लेवल डाउन है तो विटामिन डी जिसकी डेफिशिएंट होती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हर किसी का विटामिन डी, मतलब मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखती हूँ 90% से ज़्यादा लोग होते हैं जिसका विटामिन डी कम होता है। तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है, विटामिन डी डेफिशिएंट होना। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो भी एएमएच लेवल जो है वो लो साइड रहेगा। तो वही मैंने आपको बताया कि हाई होना इज़ ओके, हाई होना इज़ नॉट ओके बेसिकली, बट लोअर से हाई होने में फर्टाइल रेट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कि अगर लो रहता है तो एएमएच लेवल, तो एएमएच लेवल को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। फिर एक एलएच लेवल है, एलएच लेवल जो हॉर्मोन्स लेवल है वो भी अगर आपका रेंज में नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ बहुत बढ़ जाते हैं। एक एंटी मुलेरियन हार्मोन्स जो आपको जो हमने डिस्कस किया है, वो आप जब टेस्ट कराना है तो आप साइकिल के किसी भी डे में करा सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सिर्फ जो 3 डेज़ होते हैं या पीरियड्स के होते हैं उसी टाइम पे, आप किसी भी टाइम करा सकते हैं। बस एफएसएच जो होता है वो आपको 2 to 5 डेज़ के बीच में कराना पड़ता है। ठीक है। फिर एक अल्ट्रासाउंड, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी जो किया जाता है वो भी यही नोट किया जाता है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में है। अब ये जो टेस्ट होता है, जब भी आपने देखा होगा आपके डॉक्टर्स ने किसी ने टेस्ट कराया तो आपके इस अल्ट्रासाउंड में आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है फॉलिकल्स की। ये आपको ये नहीं बताता है कि आपकी ओम की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर फॉलिकल्स वहाँ पे तो वो उसका ऑब्जर्व होगा और उसकी क्वांटिटी को बताएगा।
ये सब बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जो ये मेन कॉजेज़ हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं कि इसको अगर कॉजेज़ हैं तो उसको ठीक करने के बहुत सारे और भी कॉजेज़ हैं जो कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली भी हो सकते हैं। अब एक और भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो ट्यूबुलर। अगर कई बार क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो दोनों हमारे यूट्रस के दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो जहाँ ओवरी तक जाती हैं, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें भी स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें एडिशंस हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे को वो वहाँ पे चिपक गई हैं, जुड़ गई हैं, एडिशंस हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि अगर ब्लॉक रहेगा ट्यूबल्स, अगर ट्यूब्स हमारी फेलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक होंगे तो अगर ओवम रिलीज भी होता है, स्पर्म्स भी होता है, तो वो आपस में मिल नहीं पाते और जो इनफर्टिलिटी है वो रहती ही है ना, तो कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जो मेन प्रॉब्लम्स है इनको अब हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखते तो आयुर्वेदा में बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, पंचकर्मा केरला ट्रीटमेंट्स हैं जो हेल्प करता है कंसीव करने के लिए। जिसमें से अगर आप अगर आपके सारे सब चीज़ें नॉर्मल भी आ रही है, जितने हमने डिस्कस किया, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी इनफर्टिलिटी है, तो महाकल्याणक घृत एक होता है, वो आप स्टार्ट करें। महाकल्याणक घृत क्यों? क्योंकि आपको रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम के लिए सोचते हैं तो क्या होता है कि बहुत टाइम ना बहुत डीपली सोचते रहते हैं, मतलब दैट वी मेक अ प्लान कि हमें कंसीव करना है तो हम सोचते हैं 3-4 महीने में ही कंसीव कर लें, लेकिन ये लंबा अगर चला जाता है तो उतना ही फीमेल्स को स्पेशली इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो पूरा टाइम उस एक ही थिंकिंग में चलते हैं। तो महाकल्याणक घृत जो हेल्प करता है वो स्ट्रेस को रिलीज करने में के एक महाफलघृत होता है, दैट इज़ आल्सो हेल्प, वो आपके ओवम के लिए, फॉलिकल्स के लिए जो फलघृत होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पुत्र जीवक एक प्लांट सुना होगा आपने, वो भी बहुत हेल्प करता है कंसीव करने के लिए। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक टर्म्स होते हैं, जैसे उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, बट उत्तर बस्ती से पहले फुल बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं, तो हार्मोन्स को भी हमें नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है, डिटॉक्सीफाई करना, रिजुविनेट करना, तब उसके बाद जा कर के उत्तर बस्ती जो परवेजाइनल दी जाती है, क्योंकि जो बहुत हेल्प करती है, यूट्रस के लेयर्स में भी हेल्प करती है, जो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज में भी हेल्प करती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत हेल्प इन सब चीज़ों में करती है, क्योंकि देखो अगर हम जाते हैं आपने देखा होगा कि थोड़े दिन के अगर 1 साल या 2 साल की फर्टिलिटी को हम कंसिडर करके वी विल गो विथ IVF। अब IVF में क्या होता है, IVF एक तो सबसे पहले बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। एवरीबडी जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो थोड़े लोअर क्लास लोग हैं, वो हर कोई जा कर के आप IVF में नहीं जा सकता है ना। दूसरा क्या होता है कि आपको फिजिकली पूरा टॉर्चर होता है, इतने सारे इंजेक्टेबल्स, इतना हार्मोन्स इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो जितने हार्मोन्स हैं और भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उससे बेटर होता है कि आप रेगुलर एक अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करके आयुर्वेदा की मेडिसिन स्टार्ट करके और उत्तर बस्ती जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताया उसके साथ आप कोशिश करने से और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी सेफ्टी की जो भी हम स्टार्ट करते हैं, जो प्लांट्स बेस्ड चीज़ें जो होती हैं वो सारी सेफ़ होती है हमारी बॉडी के लिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वेलकम।